हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पे। और ये है हमारी डेली करंट अफेयर्स की सीरीज़ जिसमें हम हर दिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉप 12 करंट अफेयर्स को यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो आज की क्लास में हम बात करेंगे 30 अक्टूबर 2025 के 12 सबसे इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में। और फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि सीजीएल हो गया एसएससी का, सीएचएसएल, एमटीएस, सीपीओ, जीडी, स्टेनो हो गया, स्टेट पीसीएस, यूपी पीसीएस, तो ये वाली जो हमारी सीरीज़ है ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होने वाली है। अगर आप पहली बार हमारे चैनल को विजिट कर रहे हैं तो मैं आपको ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगी कि 10 से 15 दिन आप हमारी सीरीज़ को करके देखें। इसका जो फ़ायदा है वो आप अपने मॉक टेस्ट और एग्जाम में डेफिनेटली देखेंगे। करंट अफेयर्स के सेक्शन में जो आपका स्कोर है वो ग्रेजुअली बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो विद दिस नोट आइए आज की क्लास हम शुरू कर लेते हैं। और आगे बढ़ने से पहले बस एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है आपके लिए कि हमारी जो सितंबर मंथ की करंट अफेयर्स की ई बुक है वो वेबसाइट पर लॉन्च हो चुकी है। साथ ही अगर आप पिछले 8 महीने की करंट अफेयर्स का ई बुक चाहते हैं जिसमें कि जनवरी से लेकर अगस्त 2025 तक के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हों, तो ये वाली ई बुक भी आपको मिल जाएगी हमारी वेबसाइट www.ravibooks.pdf.com पर। आप यहाँ पर जाकर इन ई बुक्स को चेकआउट कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पर एक छोटा सा सैम्पल है हमारी सितंबर मंथ की करंट अफेयर्स की ई बुक का। आप देख सकते हैं कि हर क्वेश्चन को हमने वेल एक्सप्लेन किया है यहाँ पर, हाईलाइटर, इंपॉर्टेंट पॉइंट, पिक्चर्स, स्टैटिक जीके का यूज़ करते हुए, ताकि आपकी जो क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग है वो प्रॉपर हो सके और आप इनको लॉन्ग टर्म तक याद भी रख सकें। ठीक है, तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, अगर आप हमारी इन ई बुक्स को परचेज करना चाहते हैं तो ये वेबसाइट है, आप यहाँ पर जाकर इनको चेकआउट कर लीजिएगा। चलिए हम आज की क्लास शुरू कर लेते हैं और हमेशा की तरह हम शुरुआत करेंगे क्विक रिवीजन के साथ, यानी एक दिन पहले हमने जो कुछ भी पढ़ा होता है उसको यहाँ पर हम सरसरी निगाह से एक बार देखते हैं। कल का हमने पहला क्वेश्चन किया था, अक्टूबर 2025 में आयरलैंड की 10वीं राष्ट्रपति कौन चुनी गई हैं। आयरलैंड देश में 10वीं राष्ट्रपति हाल ही में बन गई हैं कैथरीन कोनोली। ठीक है, और इन्होंने किसको हराकर ये इलेक्शन जीता था, ये भी याद रखिएगा, इन्होंने हीथर हैमफ्रीज को इस इलेक्शन में हराया है। स्पेन के ओशन स्काई 2025 नामक वायुसैन्य अभ्यास में भाग लेने वाला पहला गैर नाटो देश कौन सा बन गया, तो ये है भारत। ठीक है, कब से कब तक ये अभ्यास हुआ है, 20 से लेकर 31 अक्टूबर तक। कहाँ पे, स्पेन में। किस राज्य सरकार ने बारन वापारा वन्यजीव अभ्यारण्य में लगभग 50 साल बाद काले हिरणों की आबादी को सफलतापूर्वक पुनः जीवित किया है, ये स्टेट है आपका छत्तीसगढ़। अक्टूबर 2025 में भौतिकी के क्षेत्र में अद्वितीय योगदान के लिए मरणोपरांत विज्ञान रत्न सम्मान से किसे सम्मानित किया गया, ये हैं जयंत विष्णु नार्लिकार। किस देश ने परमाणु ऊर्जा से चलने वाली 9M730 ब्यूरेस्टनिक क्रूज मिसाइल के सफल परीक्षण की घोषणा करी, ये देश है रूस। 40वें यूरोपीय शतरंज कप प्रतियोगिता 2025 में डी गुकेश और दिव्या देशमुख ने कौन सा पदक जीता है, इसमें इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। ये इवेंट हुआ था ग्रीस में, ग्रीस के रोडोस पैलेस में। कब से कब तक, 19 से लेकर 25 अक्टूबर तक। अक्टूबर 2025 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहां पर आयोजित 22वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन को वर्चुअल रूप से संबोधित किया, तो ये इवेंट हुआ था मलेशिया के कुआलालंपुर में। कब हुआ था, 26 अक्टूबर को। इसके लिए थीम रखी गई है इंक्लूसिविटी एंड सस्टेनेबिलिटी। अक्टूबर 2025 में किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में 150 साल पुरानी दरबार मूव परंपरा को 4 साल के अंतराल के बाद बहाल कर दिया गया है, ये यूनियन टेरिटरी है जम्मू एंड कश्मीर। याद रखिएगा, इसकी 2 राजधानी होती है। पहली है यहाँ पे विंटर कैपिटल, यानी विंटर में इसकी कैपिटल हो जाती है जम्मू, और यहाँ पे समर्स में इसकी कैपिटल बन जाती है श्रीनगर। ठीक है, तो ये 2 अलग अलग इसकी कैपिटल्स हैं और वेदर के हिसाब से इसकी कैपिटल डिसाइड की जाती है। अक्टूबर 2025 में सर्वोच्च न्यायालय ने किस राज्य सरकार को सारंडा को हरे भरे साल वनों को वन्यजीव अभ्यारण्य के रूप में अधिसूचित करने का निर्देश दिया है, आंसर है यहाँ पे झारखंड। अक्टूबर 2025 में किस राज्य सरकार ने पीएम श्री स्कूल योजना में शामिल होने के लिए केंद्र के साथ एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किया है, ये है केरला। पीएम श्री क्या है, प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया योजना। इसकी शुरुआत हुई थी 7 सितंबर 2022 को। अगला है बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न चक्रवाती तूफान का नाम मोथा किस देश ने रखा, इसका नाम रखा है थाईलैंड देश ने। और ये जो तूफान है ये कहाँ कहाँ पर अफेक्ट कर रहा है, हमारे आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और तमिलनाडु जैसे एरियाज में। अक्टूबर 2025 में मोदी का मिशन नामक पुस्तक का विमोचन किया गया। इस पुस्तक को किसने लिखा है, तो बर्जिस देसाई ने इस किताब को लिखा है। ये हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट कल के टॉप 12 करंट अफेयर्स थे। अगर आप इनको डिटेल में समझना चाहते हैं तो आप हमारा कल का लेक्चर ज़रूर रेफर करिएगा। ठीक है, आइए आज की क्लास हम शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। आज का पहला सवाल है, इसरो द्वारा भारतीय नौसेना के लिए सबसे भारी संचार उपग्रह CMS-03 GSAT-7R किस रॉकेट से प्रक्षेपित किया जाएगा। कौन सा रॉकेट हम यूज़ कर रहे हैं टू लॉन्च द हैवीएस्ट कम्युनिकेशन सैटेलाइट, जिसका नाम है CMS-03 GSAT-7R।
आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन LVM-3। इसके लिए हम इस रॉकेट का इस्तेमाल करेंगे। तो CMS-03 सैटेलाइट एक तरह का कम्युनिकेशन सैटेलाइट है। इसको आप GSAT-7R के नाम से भी जानते हैं। ये भारतीय नौसेना के लिए एक उच्च क्षमता वाला संचार उपग्रह है जो भारतीय युद्धपोतों, पनडुब्बियों, विमानों और तटीय कमांड केंद्रों के बीच सुरक्षित और वास्तविक समय संचार सुनिश्चित करेगा। इसका वजन कितना है? 4400 किलोग्राम। ये उपग्रह भू स्थानांतरण कक्षा में स्थापित किया जाएगा। इसके लिए हम रॉकेट यूज़ कर रहे हैं LVM-3 यानी लॉन्च व्हीकल मार्क 3 को। कब लॉन्च करेंगे? 2 नवंबर 2025 को। कहाँ से? आंध्र प्रदेश के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा में लोकेटेड है, वहाँ से। ठीक है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं अबाउट CMS-03 सैटेलाइट, इनको आपको ध्यान में रखना है। तो इसके लिए हम कौन सा रॉकेट यूज़ कर रहे हैं? आंसर है यहाँ पे LVM-3। ओके, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जो हमारा निसार प्रोग्राम था वो किस रॉकेट का यूज़ करते हुए लॉन्च किया गया था? तो GSLV F-16 हमने वहाँ पर यूज़ किया था। ये बात ज़रूर याद रखिएगा। ठीक है, निसार के बारे में ऑलरेडी हम बहुत बार पढ़ चुके हैं। फुल फॉर्म क्या है? नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर रेडार। कौन से 2 कंट्रीज़ का ये कोलाब्रेशन है? तो USA और इंडिया का ये कोलाब्रेशन है। ठीक है, USA की स्पेस एजेंसी है नासा और इंडिया की स्पेस एजेंसी का नाम है इसरो। इन दोनों ने मिलकर निसार को बनाया है। यहाँ पे कुछ स्पेस करंट अफेयर्स को हम रिवाइज कर लेते हैं 2025 के। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट स्पेस रिलेटेड न्यूज़ है। पहला, इसरो ने किस रॉकेट की मदद से स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट मिशन का सफल प्रक्षेपण किया? तो इसके लिए हमने यूज़ किया था PSLV C60। किस संगठन ने अंतरिक्ष में पौधों की वृद्धि का अध्ययन करने के लिए क्रॉप्स परीक्षण किया? तो ये किया है इंडिया की स्पेस एजेंसी इसरो ने। इसरो और नासा का संयुक्त मिशन निसार उपग्रह किस रॉकेट से लॉन्च हुआ? आप यहाँ पे देख सकते हैं GSLV MK2, इसी का नाम है GSLV F-16। ठीक है, दोनों नाम आपको पता होने चाहिए, एग्जाम में कोई भी जो है नाम आ सकता है रॉकेट का। ठीक है, जून 2025 में 41 साल के इंतजार के बाद अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय कौन बन गए? ये हैं शुभांशु शुक्ला। नासा का अंतर्राष्ट्रीय वायु और अंतरिक्ष कार्यक्रम पूरा करने वाली पहली भारतीय कौन बनी? ये है जानवी डोंगेटी। किस देश ने क्षुद्रग्रह कामो अलेवा से सामग्री एकत्र करने के लिए अपना पहला क्षुद्रग्रह मिशन तियानवेन-2 लॉन्च किया? तियानवेन नाम का कोई भी चीज़ होगा तो वो चीन का ही होगा। ठीक है, आंसर है चाइना। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके स्पेस रिलेटेड करंट अफेयर्स हैं 2025 के। इनका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आप इनको कहीं पर नोट करके लिख सकते हैं। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आने की संभावना है। अगला प्रश्न है, अक्टूबर 2025 में दुनिया के सबसे उम्रदराज शासक पॉल बिया किस देश के एक बार फिर से राष्ट्रपति बन गए हैं? ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दुनिया के ओल्डेस्ट रूलर हैं पॉल बिया, एक बार फिर से ये प्रेसिडेंट बन गए हैं कैमरून देश के। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। कैमरून के सर्वोच्च कोर्ट ने राष्ट्रपति चुनाव में ये 92 वर्षीय पॉल बिया को विजेता घोषित किया। ये 92 वर्ष के हैं। वो दुनिया के सबसे उम्रदराज राष्ट्रपति बन गए हैं। ये उनका 8वां कार्यकाल होने वाला है। वो 1982 से राष्ट्रपति पद पर हैं। आप देख सकते हैं कि इनका कितना लंबा टेन्योर हो गया है। कैमरून की बात करेंगे तो आप इसकी लोकेशन यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। अफ्रीकन कंट्री है। कैमरून मध्य और पश्चिम अफ्रीका में स्थित एक देश है। राजधानी यहाँ पर है याओउंडे। मुद्रा कौन सी चलती है? मध्य अफ्रीकी CFA फ्रैंक। ठीक है, ये हो गया कैमरून के बारे में। याद रखिएगा, ये पॉल बिया एक बार फिर से कैमरून देश के नए प्रेसिडेंट नियुक्त हो गए हैं। ठीक है, प्रेसिडेंट की बात करेंगे तो इसी साल USA में भी नए प्रेसिडेंट बने हैं जनवरी मंथ में, और वेरी फेमस कौन है? ये डोनाल्ड ट्रंप। ठीक है, बहुत सारे चीज़ों की वजह से डोनाल्ड ट्रंप न्यूज़ में बने रहते हैं, तो आपको याद रखना है कि डोनाल्ड ट्रंप इसी साल एक बार फिर से USA के नए प्रेसिडेंट बन गए हैं। अगला है, अक्टूबर 2025 में किस देश में स्थित भारतीय दूतावास में रविंद्रनाथ टैगोर की कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया गया है? तो इंडियन एम्बेसी कौन सी है, कौन सी कंट्री में लोकेटेड, जहां पर रविंद्रनाथ टैगोर जी की एक ब्रोंज स्टैचू को अनवील किया गया? तो ये किया गया है चाइना के बीजिंग में। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट है। चीन की राजधानी बीजिंग में स्थित भारतीय दूतावास में नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर की एक प्रतिमा का अनावरण किया गया। ये एक कांस्य आवक्ष प्रतिमा यानी ब्रोंज बस्ट है। ठीक है, इसे प्रसिद्ध चीनी मूर्तिकार युआन शिकुन ने तराशा है, जिन्होंने 2005 में बीजिंग के चाओयांग पार्क में महात्मा गांधी की प्रतिमा भी स्थापित करी थी। ठीक है, तो बीजिंग में इनकी जो स्टैचू है वो अनवील करी गई है। याद रखिएगा इसको, ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। यहाँ पे हम एक बार बात कर लेते हैं राम सुतार की। राम सुतार बहुत चीज़ों की वजह से न्यूज़ में अक्सर बने रहते हैं। और राम सुतार कौन है? ये स्कल्पचर हैं स्टैचू ऑफ यूनिटी के। ठीक है, स्टैचू ऑफ यूनिटी जो इंडिया के अंदर है गुजरात में। और स्टैचू ऑफ यूनिटी किसकी है? ये भी याद रखिएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की। ठीक है, और क्यों राम सुतार का यहाँ पे मैंने जिक्र किया है? क्योंकि इस साल इनको एक स्पेशल अवार्ड दिया गया है। इसका नाम है महाराष्ट्र भूषण अवार्ड 2025 का। ठीक है, तो एग्जाम में जो स्पेशली SSC के एग्जाम्स होते हैं उसमें महाराष्ट्र भूषण अवार्ड के विनर का नाम ज़रूर पूछा जाता है। तो आपको याद रखना है कि ये फेमस स्कल्पचर राम सुतार को इस साल दिया गया है। ठीक है,
अगला प्रश्न है, किस लेखन ने उपन्यास रेक्सफॉल के लिए उर्सुला के ले गिनी पुरस्कार 2025 जीता है? कौन से लेखक हैं जिनको उर्सुला के ले गिन प्राइज दिया गया है फिक्शन फॉर द नॉवेल रेक्सफॉल? यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा वज्र चंद्रशेखर। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। आप इनका पिक्चर यहाँ पे देख सकते हैं। उर्सुला के ले गिनी पुरस्कार की बात करेंगे तो इसके विजेता हैं वज्र चंद्रशेखरा, जो श्रीलंका के लेखक हैं। कंट्री याद रखिएगा। पुरस्कृत उपन्यास यानी किसके लिए इनको अवार्ड मिला है, तो इनकी किताब है रेक्सफॉल, जो 2024 में प्रकाशित हुई थी। इसके लिए इनको पुरस्कार के रूप में चंद्रशेखरा को 25,000 अमेरिकी डॉलर दिए जा रहे हैं। ठीक है। उपन्यास का विषय क्या है? रेक्सफॉल को विज्ञान कथा साइंस फिक्शन के क्षेत्र में एक असाधारण कृति माना गया है। सिंपली याद रखना है आपको कि इसके विनर कौन है और कौन से देश को बिलोंग करते हैं। ये श्रीलंका के लिए बिलोंग करते हैं। ठीक है। इसके अलावा आपसे अरुंधति रॉय की जो है किताब आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। अरुंधति रॉय की इस साल एक ही बुक सामने आई है और इसका नाम है मदर मैरी कम्स टू मी। इसका नाम आपको ज़रूर याद रखना है। एसएससी में स्पेशली अरुंधति रॉय की किताब बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं। ठीक है। तो मदर मैरी कम्स टू मी जो है ये किताब इनकी है, अरुंधति रॉय की, और इसमें इन्होंने डिस्क्राइब किया है कि इनकी जो माँ है उनके साथ क्या रिलेशन है इनके। ठीक है। तो इस किताब का नाम आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है आपका, अक्टूबर 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस वर्ष को आसियान भारत समुद्री सहयोग वर्ष घोषित किया है? तो प्राइम मिनिस्टर ने डिक्लेयर किया है कि जो 2026 यानी जो अगला साल होने वाला है ये एशियन इंडिया मैरीटाइम कोऑपरेशन ईयर माना जाएगा। तो घोषणा कहाँ हुई है? 22वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन में, जो कि मलेशिया के कुआलालंपुर में ऑर्गेनाइज की गई थी। कब हुई थी? 26 अक्टूबर 2025 को। इसमें मोदी जी ने वर्चुअली पार्टिसिपेट किया था। निर्णय यानी वर्ष 2026 को आसियान भारत समुद्री सहयोग वर्ष के रूप में मनाया जाएगा, ये डिसाइड किया गया है। उद्देश्य क्या है? समुद्री क्षेत्र में आपसी सहयोग को और अधिक गहरा और व्यापक बनाना। साझेदार आसियान के सभी 11 सदस्य देश कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम और टिमोर लेस्टे, ये सारे इसमें प्रेजेंट थे। ठीक है। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हम क्या जानते हैं एशियान के बारे में? इसमें पहले 10 मेंबर नेशंस होते थे, लेकिन इसी महीने में टिमोर लेस्टे ने एशियान को ज्वाइन कर लिया है और इसी के साथ अब एशियान में टोटल 11 मेंबर नेशंस हो गए हैं। ठीक है। आपको इसका हेडक्वार्टर भी पता होना चाहिए। एशियान का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? जकार्ता, इंडोनेशिया में है। ठीक है। ये सारे आपको फैक्ट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। अगला प्रश्न है, दुनिया की पहली 3D पवन डेटा प्रणाली फीलियन कॉन्स्टलेशन की स्थापना किस स्टार्टअप द्वारा की जाएगी? दुनिया का ये पहला 3D विंड डेटा सिस्टम है फीलियन कॉन्स्टलेशन, और कौन सा स्टार्टअप है जो इसको सेटअप कर रहा है? आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, स्टेलरेस टेक्नोलॉजी। ठीक है। तो 3D पवन डेटा प्रणाली फिलियन कॉन्स्टलेशन की स्थापना हांगकांग के स्टेलरेस टेक्नोलॉजी नामक स्टार्टअप द्वारा की जा रही है। यह हांगकांग यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी से जुड़ा एक स्टार्टअप है जो दुनिया में पहली बार उपग्रहों के माध्यम से 3D पवन डेटा प्रदान करने का लक्ष्य बना रहा है। उद्देश्य क्या है? पवन की गति, दिशा और ऊंचाई के साथ उनमें बदलाव का सटीक त्रिआयामी डेटा एकत्र करने के लिए उपग्रहों को एक समूह बनाना। ठीक है। तो यहाँ पे दुनिया का ये पहला 3D विंड डेटा सिस्टम है फिलियन कॉन्स्टलेशन, और इसको सेटअप कर रहा है स्टेलरेस टेक्नोलॉजी, जो कि एक हांगकांग बेस्ड स्टार्टअप है। ठीक है। अगला है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सभा के 8वें सत्र का उद्घाटन कहाँ पर किया है? इंटरनेशनल सोलर अलायंस असेंबली का ये 8th सेशन है और इसका उद्घाटन किया है प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने इंडिया के नई दिल्ली में। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये इसका 8वां सत्र है और ये नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित हो रहा है। ये सत्र 27 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक आयोजित हुआ था। मेजबानी इसकी किसने करी है? भारत ने इस महत्वपूर्ण वैश्विक कार्यक्रम की मेजबानी करी। उद्देश्य क्या है? सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना और सभी के लिए सस्ती सौर ऊर्जा के साझा लक्ष्य की दिशा में कार्रवाई को संरेखित करना। ठीक है। तो इस इवेंट का इनॉग्रेशन किया है प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने। कहाँ पर? इंडिया के नई दिल्ली में। इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है वो इंडिया और किस कंट्री का कोलैबोरेशन है? फ्रांस का। फ्रांस ने इसके लिए हेल्प की थी इसको एस्टैब्लिश करने में। और याद रखिएगा इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? हरियाणा के गुरुग्राम शहर में। जो हेडक्वार्टर है वो याद रखना आपके लिए ज़रूरी है। और इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अगस्त 2025 में इसको ज्वाइन करने वाला 107 नंबर का नेशन कौन सा बना था? ये है मोल्डोवा देश। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत की पुरुष रग्बी सेवेंस टीम ने मस्कट में आयोजित एशिया रग्बी एमिरेट्स सेवेंस ट्रॉफी 2025 में कौन सा पदक जीता है? इंडियन मेंस रग्बी सेवेंस टीम ने कौन सा यहाँ पे पदक जीता है? एशिया रग्बी एमिरेट्स 7
ट्रॉफी में, आपको ये बताना है। ये इवेंट हुआ था मस्कट में और यहाँ पर हमने जीता है रजत पदक यानी सिल्वर मेडल, ठीक है। भारत की पुरुष रग्बी सेवन्स टीम ने मस्कट में एशिया रग्बी एमिरेट्स सेवन्स ट्रॉफी 2025 में उप विजेता बनकर रजत पदक जीत लिया है। इस उपलब्धि के साथ भारत ने एशिया रग्बी एमिरेट्स सेवन सीरीज एशिया की शीर्ष स्तरीय रग्बी सेवन्स प्रतियोगिता में पदोन्नति प्राप्त कर ली है। कजाकिस्तान ने फाइनल में भारत को हराकर स्वर्ण पदक जीता है, ठीक है। तो विनर का नाम याद रखिएगा, कजाकिस्तान इसमें विनर रहा। कहाँ पर हुआ ये इवेंट? ओमान के मस्कट में, ठीक है। ओमान की अगर हम बात करें तो कौन सी 2 एक्सरसाइज है जो इंडिया जो है ओमान के साथ में करता है? पहला है यहाँ पे आपका एक्सरसाइज अल नजा, ठीक है। और याद रखिएगा ये एक्सरसाइज जो है वो आर्मी की एक्सरसाइज है, दोनों ही कंट्रीज़ की आर्मी इसमें पार्टिसिपेट करती हैं। दूसरा है आपका नसीम अल बहर, और दोनों ही एक्सरसाइज अभी हाल फिलहाल हुई हैं इसी साल में। नसीम अल बहर जो है वो आपकी नेवी की एक्सरसाइज है, दोनों कंट्रीज़ की नेवी इसमें हिस्सा लेती हैं, ठीक है। ये 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेज हैं जो हम ओमान के साथ में करते हैं। अगला प्रश्न है फॉर्मूला 1 मोटर रेस मैक्सिको ग्रैंड प्रिक्स 2025 का खिताब किसने जीता है? तो मैक्सिको ग्रैंड प्रिक्स 2025 के लिए विनर कौन है? आंसर है लैंडो नॉरिस, मैक्लारन के लिए, ठीक है। लैंडो नॉरिस एक ब्रिटिश रेसिंग ड्राइवर हैं जो मैक्लारन के लिए फॉर्मूला 1 में प्रतिस्पर्धा करते हैं, यानी ये मैक्लारन के लिए खेलते हैं। लैंडो नॉरिस की ये इस सीज़न की 6ठी और उनके कैरियर की ये 10वीं जीत होने वाली है। इस जीत के साथ उन्होंने अपने टीम के साथ ही ऑस्कर पियास्त्री को सिर्फ 1 अंक से पीछे छोड़ते हुए फॉर्मूला 1 ड्राइवर्स चैंपियनशिप में भी बढ़त हासिल कर ली है, ठीक है। तो याद रखिएगा मैक्सिको ग्रैंड प्रिक्स के विनर कौन है? इनका नाम है लैंडो नॉरिस, ठीक है। अभी हाल ही में यूएस ग्रैंड प्रिक्स भी हुई थी और आपको बताना है कि इसके विनर कौन है। तो इसके विनर है मैक्स वर्स्टैपेन जो कि रेड बुल के लिए खेलते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है प्रतिष्ठित कोकनी वेरा इंटरनेशनल पोलो कप 2025 का खिताब किसने जीता है? प्रेस्टिजियस कोकनी वेरा इंटरनेशनल पोलो कप के लिए विनर कौन है? आंसर है भारत। तो ये कोकनी वेरा इंटरनेशनल पोलो कप है जिसकी विजेता है भारत की टीम, और इसमें इन्होंने किसको हराया? अर्जेंटीना को हराया है। फाइनल स्कोर जो इसमें आया उसमें भारत ने अर्जेंटीना को 10-9 के करीबी अंतर से हराया है। कहाँ पर हुआ ये इवेंट? नई दिल्ली के जयपुर पोलो ग्राउंड में, और भारतीय टीम के कप्तान इसमें कौन है? सवाई पद्मनाभ सिंह, ठीक है। तो याद रखिएगा इस पोलो कप को भारत ने जीता है, और किस देश को हराकर जीता है? इन्होंने इसमें अर्जेंटीना को हराया है, ओके। इसी के साथ पिछले दिनों अर्जेंटीना एक और रीज़न की वजह से न्यूज़ में था, आइए देखते हैं क्यों। तो हमने देखा था मोरक्को ने अपना पहला फर्स्ट एवर अंडर 20 वर्ल्ड कप जीता है इसी मंथ में, ठीक है। और इसके लिए इन्होंने अर्जेंटीना को हराया था। तो मोरक्को ने अर्जेंटीना को हरा के अपना पहला अंडर 20 वर्ल्ड कप जीत लिया था। ये इवेंट कहाँ पर हुआ था? अंडर 20 वर्ल्ड कप जिसकी हम बात कर रहे हैं ये चिले देश में हुआ था, ठीक है। इसी तरह से फ्रेंड्स आपको सब कुछ रिलेट करके याद रखना चाहिए, तभी चीज़ें याद रहेंगी, अदरवाइज सब स्किप हो जाता है, ओके। अगला प्रश्न है फीफा ने दक्षिण पूर्व एशिया में फुटबॉल के विकास को बढ़ावा देने के लिए कौन सा नया क्षेत्रीय टूर्नामेंट शुरू किया है? इसके लिए फीफा ने लॉन्च किया है फीफा आसियान कप, ठीक है, ताकि जो साउथ ईस्ट एशियन नेशंस हैं वहाँ पर फुटबॉल को प्रमोट किया जाए। और फीफा आसियान कप की मुख्य बातें क्या हैं? 47वां जो आसियान शिखर सम्मेलन हुआ था मलेशिया के कुआलालंपुर में, वहाँ पर ये डिसाइड किया गया था। फीफा और दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ ने ये आयोजित किया था। उद्देश्य क्या है? दक्षिण पूर्व एशिया में राष्ट्रीय फुटबॉल के मानक को बढ़ावा देना, क्षेत्रीय एकता को बढ़ावा देना और खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय मंच प्रदान करना। ये टूर्नामेंट फीफा अरब कप के मॉडल पर आयोजित किया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है डी ऑप्शन, फीफा आसियान कप। इसी के साथ आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। अक्टूबर 2025 में आईएनएस सतलुज ने किस देश के साथ 18वां संयुक्त हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण पूरा किया है? तो आईएनएस सतलुज ने अपना 18th ज्वाइंट हाइड्रोग्राफिक सर्वे कंप्लीट कर लिया है मॉरिशस देश के साथ। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये सर्वेक्षण मॉरिशस हाइड्रोग्राफिक सर्विस के सहयोग से किया गया था, जिसके तहत लगभग 35,000 वर्ग समुद्री मील के क्षेत्र में समुद्री सर्वेक्षण किया गया। भारत और मॉरिशस ने अक्टूबर 2005 में हाइड्रोग्राफिक सहयोग पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए, जिसके तहत भारतीय नौसेना मॉरिशस के समुद्री क्षेत्रों का मानचित्रण करती है और उनके कर्मियों को प्रशिक्षण प्रदान करती है। ये मिशन भारत की महासागर समुद्री नीति का हिस्सा है। महासागर का फुल फॉर्म क्या है? मैरीटाइम हेड्स फॉर एक्टिव सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, ठीक है। आईएनएस सतलज J17 भारतीय नौसेना का एक जल सर्वेक्षण पोत है जो दक्षिणी नौसेना कमान के अंतर्गत आता है, और इसके निर्माता कौन है? गोवा शिपयार्ड्स लिमिटेड, ठीक है। तो याद रखिएगा आईएनएस सतलज ने अपना ये 18th ज्वाइंट हाइड्रोग्राफिक सर्वे कंप्लीट किया अलॉन्ग विद द कंट्री मॉरिशस। इसी के साथ पिछले दिनों आईएनएस माहे भी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था। क्यों? क्योंकि ये फर्स्ट ऑफ द 8 वॉरशिप्स हैं जो इंडिजिनस तरीके से बनाई जा रही हैं, और आईएनएस माहे को हाल ही में अनवील कर दिया गया है, इंडियन नेवी को सौंप दिया गया है। और इसको डेवलप किसने किया है? ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसको डेवलप किया है कोचिन शिपयार्ड्स लिमिटेड ने, ठीक है। इस तरह से आपको करंट अफेयर्स को रिवाइज करते रहना चाहिए टाइम टू टाइम। तो हमारी सीरीज़ की खासियत भी फ्रेंड्स यही होती है कि हम कोशिश करते हैं आपका बहुत कम समय लेते हुए बहुत सारा करंट अफेयर्स पढ़ाएं, आपको साथ ही बहुत कुछ रिवाइज भी करवाएं, क्योंकि रिवीजन इज़ द की टू करंट अफेयर्स।
अगर आप करंट अफेयर्स को अच्छे तरीके से पढ़ना और समझना चाहते हैं, अगर आप करंट अफेयर्स में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, तो रिवीजन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और यहाँ पर हमारा फोकस यही रहता है। तो इसी के साथ फ्रेंड्स हमारी क्लास यहाँ पर एंड होती है। हमेशा की तरह लास्ट में हम आपके लिए एक छोटा सा टेस्ट रखते हैं। चलिए देखते हैं आपके लिए आज कौन कौन से क्वेश्चन है एज अ होमवर्क। पहला क्वेश्चन है, अक्टूबर 2025 में दुनिया के सबसे उम्रदराज शासक पॉल बिया किस देश के फिर से राष्ट्रपति बने। दूसरा क्वेश्चन है, अक्टूबर 2025 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने किस वर्ष को आसियान भारत समुद्री सहयोग वर्ष घोषित किया। और तीसरा क्वेश्चन है, प्रतिष्ठित कॉग्निवेरा इंटरनेशनल पोलो कप 2025 का खिताब किसने जीता है। ये 3 क्वेश्चंस हैं आपके लिए एज अ होमवर्क। इनका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। साथ फ्रेंड्स हमारी क्लास यहाँ पर एंड होती है और लास्ट में बस एक रिक्वेस्ट करनी थी आपसे कि अगर आप किसी भी एग्जाम में बैठते हैं और आपको लगता है कि हमारी इस क्लास से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आए, तो आप अपना पॉजिटिव रिव्यू एक बार कॉमेंट में ज़रूर लिख दिया करिए, ताकि जो और हमारे व्यूअर्स हैं उनके लिए हेल्प हो सके, उन्हें हमारे चैनल पर ट्रस्ट करने में आसानी हो सके। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में एक और इम्पॉर्टेंट लेक्चर के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। फ्रेंड्स यहाँ पे वीडियो को एंड करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे दूँ कि अगर आप इंग्लिश मीडियम में ज़्यादा कंफर्टेबल हैं, यानी कि अगर आप करंट अफेयर्स को और स्टैटिक जीके को इंग्लिश मीडियम में पढ़ना प्रेफर करते हैं, तो इसके लिए आप हमारे चैनल रवि अदिति क्लासेस को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको बुक्स चाहिए प्रिंटेड फॉर्मेट में, तो ये आपको मिल जाएगी हमारी वेबसाइट www.raviaditipublication.com पर, और ये आपके घर तक भी डिलीवर की जाएंगी। तो फिलहाल आपके लिए हमने लॉन्च किया है जीएस का 1 लाइनर 25,000 प्लस एग्जाम फैक्ट का बुक, जहाँ पर सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हमने कवर किया है। साथ ही यहाँ पे आपको जनरल साइंस, जीके और एनसीईआरटी के नोट्स वगैरह भी मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर आपको ई बुक्स चाहिए तो ये आपको ईमेल के थ्रू इंस्टेंटली डिलीवर की जाएगी, और ये मिलेगी आपको हमारी वेबसाइट www.ravibooks.pdf.com पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जनवरी से लेकर मई, यानी कि लास्ट 5 मंथ का करंट अफेयर्स का ई बुक हमने लॉन्च किया है आपके लिए। इसके अलावा मंथली और ईयरली ई बुक्स भी मिल जाएंगी। साथ ही 11,000 प्लस जीके जीएस का बुक भी आपके लिए अवेलेबल किया गया है। ठीक है, तो अगर आपको इनमें से कोई भी ई बुक चाहिए तो इस वेबसाइट पर जाके आप इनको परचेज कर सकते हैं। साथ ही ये हमारा मोबाइल एप्लीकेशन है जिसका नाम है रवि स्टडी ऐप। अगर आपको इस वीडियो का फ्री पीडीएफ चाहिए तो आप यहाँ पर जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इस एप्लीकेशन में और भी चीज़ें हैं आपके लिए, जैसे कि जीएस की टेस्ट सीरीज, करंट अफेयर्स के नोट्स, यूट्यूब के वीडियो नोट्स, करंट अफेयर्स की ई बुक्स, जीके जीएस की ई बुक्स एटसेट्रा। ठीक है, तो आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके फर्दर एक्सप्लोर कर सकते हैं। और सभी वीडियोस और ई बुक से रिलेटेड जो अपडेट्स हैं वो आपको मिलेगी हमारे टेलीग्राम चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। तो इसको भी आप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे कि आप हमारे सारे न्यू लॉन्चेस से अपडेटेड रहें। ठीक है।